बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो अगर आप वाक़याती हक़ाइक़ का जायज़ा लें तो कभी इमरान खान साहब की गाड़ी में आग लग जाती है, कभी उनका पायलट जो है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर बाई चांस वहाँ पे शिबली फ़राज साहब मौजूद हैं, वो को पायलट की जगह संभालते हैं क्योंकि वो माजी में कमर्शियल पायलट रह चुके हैं, तो फिर वो जहाज़ उतारने में मदद करते हैं। कभी उनका हेलीकॉप्टर ख़राब हो जाता है और इमरजेंसी लैंडिंग्स करनी पड़ती हैं, कभी उनको जहर देने की कोशिश की जाती है, कभी उनके लोगों को ख़रीदने की कोशिश की जाती है, उनके घर के मुलाजमीन को कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की जाती है, और फाइनली जब कुछ भी नहीं कर पाते तो इमरान खान के ऊपर गोलियां चला दी जाती हैं। इस सब के पीछे बहुत सारी चीज़ें और होंगी, लेकिन एक लफ्ज़ है गुमराह। ये गुमराह लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। इस लफ्ज़ को सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया उस हीरो ने, यानी पंजाब पुलिस की नज़र में वो शख्स हीरो है और PMLN की नज़र में वो शख्स हीरो है, मौलाना फजलुर रहमान की नज़र में वो शख्स हीरो है, क्योंकि वो लोग उसको ऐसे ही पोर्ट्रे कर रहे हैं कि इस शख्स की कोई गलती नहीं है, ये तो गुस्से में आ गया था इमरान खान की बातों पर। वो जो शख्स जिसने गोली चलाई, उन लोगों की नज़र में वो हीरो होगा, लेकिन पूरी कौम की नज़र में वो कुछ और है। उसने इस लफ्ज़ गुमराह को इस्तेमाल किया कि इमरान खान कौम को गुमराह कर रहा है। अब ज़रा इसको आप रिवर्स करें, वापस जाएं और पीछे जाएं और देखें कि कौन कौन लफ्ज़ गुमराह को इस्तेमाल कर रहा था। ये ज़रा मरियम नवाज के मुंह से आप सुने। बोल के अवाम को गुमराह कर लूंगा। अब ज़रा आप मरियम औरंगजेब के मुंह से सुने, गुमराह करके। अब ज़रा आप ख्वाजा साद रफीक के मुंह से सुने, वो क्या कह रहे हैं। जो गुमराह आदमी है मियाँ जावेद लतीफ़ साहब के मुंह से आप सुनिए, कौम को गुमराह अब यही लफ्ज़ आप एहसन इकबाल साहब के मुंह से सुनिए, को गुमराह कर रहा है। PMLN की पूरी लीडरशिप बार बार ये लफ्ज़ बोलती चली आई है, और फिर फाइनली जिसने हमला किया उसने इसी लफ्ज़ को बोला है। तो जो बड़ी कहानी है वो इस लफ्ज़ के अंदर पोशीदा है। खेल अभी रुक नहीं रहा, वो अभी जारी है। इमरान खान साहब पे दोबारा हमला हो सकता है, उनको दोबारा कत्ल करने की साजिश हो सकती है, क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को पहली मरतबा जब उन पर हमला हुआ तो उसके 2 महीने और 10 दिन के बाद लगभग उनके ऊपर दोबारा हमला हुआ, और इस दोबारा हमले के अंदर वो शहीद हो गई। तो इमरान खान साहब के ऊपर भी दोबारा हमला हो सकता है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के दौर में भी इलेक्शन करीब थे, आने वाले थे। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी एक इलेक्शन के लिए सारा मामला चल रहा है। तो एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे यहाँ पे बेकारी दानिश्वर हैं, बहुत सारे ज़र खरीद किस्म के लोग हैं, बहुत सारे आपको मजहबी लिबादा पहने हुए आपको लोग मिलेंगे जो बार बार कहेंगे खुदारा रास्ता खोलो, लोग परेशान हो रहे हैं, लोग हैरान हो रहे हैं, लोगों को दिक्कत हो रही है, अल्लाह का वास्ता रास्ता खोलिए, पाकिस्तान का पहिया आपने रोक दिया है। ये पहले कभी नहीं बोले थे। जब मजहबी तंजीमें जलसे जलूस कर रही थी और धरदे दे रही थी, रास्ते बंद कर रही थी, तो तब इनके मुंह बंद थे। जब इमरान खान के दौर के अंदर 1 दर्जन मरतबा एहतजाज हुए, सड़कें बंद की गई, एहतजाज किए गए, तब इन सब के मुंह बंद थे। PDM ने 4 मरतबा लॉन्ग मार्च किया, तब इन सब के मुंह बंद थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 2 धरने दिए, उस वक्त भी इन सब के मुंह बंद थे। मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात के लोगों ने कई मरतबा हाईवेज़ को बंद किया, तब इनके मुंह बंद थे। लेकिन क्योंकि अब PDM की सारी जमातें एक तरफ हैं, तो उनका ज़र खरीद मीडिया, उनका ज़र खरीद जो मौलवी या बाकी जो चीज़ें हैं उनके साथ जो जुड़ी हुई हैं, कई लोग नज़रियाती नुक्ता नज़र से भी उनके साथ हैं, सारे ख़रीदे नहीं जा सकते, तो वो सारे लोग इस वक्त ये कहेंगे कि बड़ा नुकसान हो रहा है मुल्क की मईशत का। सिर्फ कराची के अंदर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर जब हमला हुआ, उसके बाद 4 दिन के अंदर अंदर $1 अरब का नुकसान हुआ था। वो टायर नहीं जल रहे थे, वो पूरा शहर जल रहा था, सारी इमलाक जल रही थी, हर चीज़ को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। रेलवे का लगभग कोई 12 अरब रुपए का नुकसान हो गया था, और बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर का जो नुकसान हुआ वो अलग था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सिर्फ टायर जला के रास्ता बंद करें तो उसको समझ जाता है कि मुल्क जल रहा है, और कोई और पॉलिटिकल पार्टी ये करे तो कहा जाता है कि एहतजाज कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कौम को इससे ज़्यादा मईशत में, महंगाई में, बैड गवर्नेंस में और उनकी हालत को पतला करने में इससे ज़्यादा किसी हुकूमत ने किरदार अदा नहीं किया। पाकिस्तान की तारीख की सबसे नाकाम हुकूमत और पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कैबिनेट शहबाज शरीफ साहब की है। यानी इन्होंने महंगाई 3 गुना की, बिजली की कीमत 3 गुना बढ़ाई, पेट्रोल की कीमत 80% बढ़ाई, गैस की कीमत दुगनी कर दी। अभी दोबारा बलूचिस्तान और सिंध के अंदर, यानी ये 2 वो सूबे हैं
जिनके अंदर शदीद सैलाब आया है। ये वो सूबे हैं जिनको इस सर्दी के अंदर बहुत सारे लोगों को अपना घर मुयस्सर नहीं है। इन 2 सूबों के अंदर गैस मिलती भी लोगों को खरामा खरामा है, लेकिन सिंध में और बलूचिस्तान में गैस की कीमत को 90% तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। ये इंपोर्टेड हुकूमत कर रही है इस वक्त पाकिस्तान के गरीब अवाम के साथ। तो जब इतने बड़े बड़े जुल्म हो रहे हैं तो चंद दिन की तकलीफ और रास्ता बंद करने का मेरे ख्याल में पब्लिक पे वो असर नहीं पड़ेगा। मांग क्या रहे हैं? इलेक्शन। अगर तो लोग तंग हैं इमरान खान के रास्ते बंद करने से तो वो उसको वोट नहीं डालेंगे। इनको एक्सपोज होने दीजिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि इमरान खान वजीर आज़म अब नहीं बनना चाहते बल्कि वो पाकिस्तान की मुकम्मल तबाही चाहते हैं। तो फिर इमरान खान के इस मंसूबे को नाकाम करने के लिए उन लोगों को चाहिए कि फ़ौरन पाकिस्तान में इंतखाबात करके इमरान खान साहब की इस साजिश को नाकाम बना दें। लेकिन वो सब जानते हैं कि जैसे ही इंतखाबात होंगे इमरान खान साहब 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा सीटें जीत जाएंगे और फिर पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ को लाने की कोशिश करेंगे, यानी जो NRO 2 हुआ है उसको रिवर्स करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवालों का कानून के मुताबिक जवाब देना पड़ेगा। अब एक और वीडियो लीक हुई है जो परवेज रशीद साहब की है। मैंने आपसे पहले कई दफ़ा अर्ज़ किया कि मैं निजी मामलात के अंदर कभी नहीं जाता। मैं चाहे आज़म सवाती साहब के मामलात हों, मैंने सिर्फ उसकी मजम्मत की है और मैंने ये कहा कि ये नहीं होना चाहिए। आपको याद है मलिक रियाज साहब की फैमिली का एक मामला हुआ था, उसमें भी मैंने बात नहीं की थी। ज़ुबैर साहब का हुआ, मैंने उसमें भी मना किया। कुछ लोग मेरे पास भी वीडियोज़ लेकर आना चाहते थे, कुछ लोग आए भी कि फ़लाँ फ़लाँ की वीडियो मेरे पास है। अभी 3 दिन पहले एक शख्स है, उसकी वीडियोज़ के बारे में दावा किया गया पाकिस्तान के बाहर से और उन्होंने कहा कि इमरान साहब आप आकर हमसे ले लें, आप यहाँ UAE में आ जाएं, हम आपके हवाले कर देते हैं, आप ले जाएं पाकिस्तान में, फ़लाँ फ़लाँ की वीडियोज़ हमारे पास हैं। तो मैंने इनकार किया क्योंकि निजी ज़िंदगी के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये एक गंदा खेल है, घिनौना खेल है। चाहे ये आज़म सवाती के साथ खेला जाए, चाहे ये खेल खेला जाए परवेज रशीद के साथ, इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। देखिए, जो लोग वीडियोज़ बना रहे हैं उनकी अपनी वीडियोज़ भी तो बन सकती हैं, लेकिन बनती नहीं हैं क्योंकि वो बहुत ताकतवर हैं और बहुत समझदार हैं। तो वो लोगों की वीडियोज़ बनाकर रख लेते हैं जब अच्छा वक्त होता है, और उसके बाद जब उनके खिलाफ उनके कोई मामलात होते हैं तो उस वक्त वो उनको ब्लैकमेल करने के लिए उन वीडियोज़ को इस्तेमाल करते हैं। हमाद अदर साहब ने इसमें एक बड़ा अच्छा मौक़िफ़ दिया, मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा कि परवेज रशीद की वीडियो शायद इसीलिए लीक की गई है ताकि जब असली हदफ यानी PTI को निशाना बनाया जाए तो शक का दायरा वसी रहे, यानी ये कहा जाए कि जी फ़लाँ हो सकता है, फ़लाँ हो सकता है। वैसे भी आज़म सवाती के मामले पर बहुत थू हो रही है पाकिस्तान में, और वो तो हो रही है। देखिए, आज़म सवाती वाले मामले को अगर सेटल ना किया गया तो मैं ये जानता हूँ कि आज़म सवाती साहब वो लगातार बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और इतनी ज़्यादा बर्दाश्त और इतनी ज़्यादा हिम्मत दिखाने वाला शख्स हार नहीं सकता। वो इंसाफ लेकर रहेंगे। और हमाद अदर ने लिखा कि और ऐसा ही वज़ीर आज़म हाउस की लीक्स में भी हुआ है। दोनों तरफ की लीक्स के बाद उसे किसी निजी गिरोह की साजिश करार दिया जाता है, यानी पहले एक साजिश की जाती है, फिर बैलेंस करने की तरफ दूसरे की जानिब से भी कोई चीज़ निकाल दी जाती है। बहुत अनफॉर्चुनेट है। बेशुमार इख्तलाफात हो सकते हैं सियासी नुक्ता नज़र से आज़म सवाती से और परवेज रशीद से, लेकिन इन दोनों के साथ जुल्म हुआ है, इन दोनों के साथ ज्यादती हुई है और किसी और के साथ नहीं होनी चाहिए। यानी कल फजलुर रहमान साहब की कोई वीडियो ले आए, कल किसी और की कोई वीडियो ले आए, यानी किसी की भी ले आए वीडियो, कोई भी खातून है, मर्द है, किसी की भी कोई वीडियो ले आए, तो ये बहुत बदकिस्मती है, बहुत गलत बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को भी इसी तरह ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है, PMLN के और PTI के लोगों को भी ऐसे ही ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है, और कुछ ऐसे लोगों को भी ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है जिनका ताल्लुक मजहबी सियासी जमातों से होता है। इवन बाज़ औक़ात सिर्फ सियासी जमातों के नहीं, दीगर लोगों को भी ब्लैकमेल किया जाता है। अब आ जाए इस बात की तरफ कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का और पीपल्स पार्टी का मामला क्या बना। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने 2 ट्वीट किए हैं, मैं दोनों आपको पढ़ के बता देता हूं। वैसे और भी हैं लेकिन ये 2 बहुत अहम हैं। एक में उन्होंने कहा, नो द पॉइंट इज आर वी मेंबर्स ऑफ इंडियन लोकसभा, कि क्या हम इंडिया की लोकसभा के मेंबर्स हैं या पाकिस्तान की सेनेट के रुकन हैं। वाई आर आवर फोन्स कंटिन्यूसली टेप्ड, मूवमेंट्स मॉनिटर्ड एंड प्राइवेसी इन्वेडेड। क्यों लगातार हमारे टेलीफोन टेप किए जाते हैं, क्यों हमारी जो हरकत सकनात हैं या जहां हम जाते हैं उसको मॉनिटर किया जाता है, और हमारी जो प्राइवेट जिंदगी है उसके अंदर दखल दिया जाता है। पॉलिटिशियंस, जजेस एंड जर्नलिस्ट
आर मोर देन ऑफन विक्टिम्स। ज़्यादातर जो निशाना बनाया जाता है वो सियासतदानों को, जजों को और सहाफ़ियों को बनाया जाता है। वी आर एज मच पार्ट ऑफ द स्टेट एज सिटीजन्स एज एनी वन एल्स, नॉट ट्रेटर्स। हम भी बाकियों की तरह इस मुल्क के शहरी हैं, हम गद्दार नहीं हैं, ट्रेटर्स नहीं हैं। तो ये एक तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने कहा है, और बात उनकी ठीक है कि हमें इतनी ज़्यादा कड़ी निगरानी में क्यों रखा जाता है, क्या हम इंडियन लोकसभा के हैं। फिर उन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दी, उसमें उन्होंने कहा कि मेट अ सीनियर लीडर फ्रॉम द पार्टी टुडे, ही कन्वेड दैट द पार्टी लीडरशिप wasn't happy with my political positions and wanted my resignation from the Senate. I gladly agreed to resign. मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर कह रहे हैं कि मैं सीनियर लीडरशिप से आज मिला हूँ पार्टी की, और उन्होंने मुझे ये बताया, मर्द हैं कोई जिनको मिले हैं, उन्होंने मुझे बताया कि पार्टी मेरे मौक़िफ़ से खुश नहीं है, मेरी पोजीशन से खुश नहीं है और सेनेट से मेरा इस्तीफ़ा चाहती है। तो मैंने खुशी से इस पे इत्तफाक करते हुए इस्तीफ़ा देने पर रजामंदी ज़ाहिर कर दी है। यहाँ पे और बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन सैयद ज़ीशान अजीज़ साहब ने लिखा है कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर कल अपना इस्तीफ़ा दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कहा कि अगर हम आपकी सियासी पोजीशन से खुश नहीं हैं, वजह यह है कि उन्होंने आदम स्वाति का साथ दिया और उनके साथ खड़े हुए अरशद शरीफ के घर के बाहर रोते रहे और इमरान खान पर हमले की मजम्मत की। देखिए, ये तीन चीज़ें तो हुई हैं और बहुत अनफॉर्चुनेट हुई हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने बहादुरी दिखाई है और उनकी फैमिली के बारे में मकबूल भी है कि ये लोग दलेर लोग हैं, तो उन्होंने बहादुरी दिखाई है, बुज़दिली उन्होंने शो नहीं की। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने बाकायदा आदम स्वाति के साथ खड़े हुए, फिर उन्होंने एक ट्वीट किया कि उनको ISI के एक सीनियर ऑफिसर का फ़ोन आया और उन्होंने मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर को कुछ कहा, जिस पे मुस्तफ़ा नवाज़ ने खोखर ने कहा कि जैसे आप अपने ऑफिसर के साथ खड़े हैं इमरान खान के ऊपर हमले वाले मामले में, ऐसे ही मैं भी अपने कुलीग के साथ खड़ा हूँ, और अगर आपने मेरे ऊपर भी कार्रवाई करनी है या FIR देनी है तो आप दे सकते हैं। इस मौक़िफ़ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत एतराज़ हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की B टीम के तौर पे काम कर रही है और PMLN जो है वो पीपल्स पार्टी की B टीम के तौर पे काम कर रही है। यानी इस वक्त अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो पार्टी सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है, जिसने सिर्फ गेन किया है, लूज़ नहीं किया, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। एस्टेब्लिशमेंट और पीपल्स पार्टी बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए हैं और फिर पीपल्स पार्टी आगे से PMLN को कंट्रोल कर रही है या बाकी जमातों को कंट्रोल कर रही है। और पीपल्स पार्टी आपको याद है कि PDM का हिस्सा भी नहीं थी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं। एस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ वो नहीं कर सकती। उन्हें यह लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए कोई रास्ता निकाला जाएगा आने वाले दिनों में, तो इसलिए वो खासे नाराज़ हुए हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से। और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि उसूल उसूल होता है, मेरा अगर आपने रेजिग्नेशन लेना है तो वो आप ले लें। FIR जो इमरान खान साहब के मामले में काटी गई, पुलिस खुद ही मुद्दई बन गई और जैसी बातें वो कर रहा था गोली चलाने वाला, उसके मुताबिक FIR काट दी गई। और वो जो FIR कटी है उसमें यानी जो मुलजिम ने कहा उसके मुताबिक FIR कटी, जो मुद्दई ने कहा जिसको गोलियां लगी उसके मुताबिक FIR नहीं कटी। और ये उस शख्स के साथ हुआ जो दुनिया का 25वां ताकतवर तरीन, 25 टॉप के जो ताकतवर तरीन लोग हैं मुसलमानों में, वो उनमें एक आदमी है और पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन लीडर है। तो उस आदमी के साथ इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं। तो इमरान खान साहब हर गुजरते दिन के साथ हालात के मुताबिक ये साबित करते चले जा रहे हैं कि पाकिस्तान में निज़ाम को कोई और कंट्रोल कर रहा है, सियासतदानों के हाथ में कुछ नहीं है, अदलिया इदारे सब बेबस हैं, सिर्फ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का एक छोटा सा हिस्सा है जो पाकिस्तान की तमाम चीज़ों को कंट्रोल करता है। फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट करते हुए लेकिन ये आगाह कर दिया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने वकला को हदायत की है कि वजीराबाद हमले की FIR के अंदराज के लिए अदालत से रुजू किया जाए। IG पंजाब और DPO गुजरात ने जिस तरह नामालूम दबाव पर शहादतें ज़ाया की, वो काबिल दस्तअंदाजी जुर्म है जिस पर अलहदा कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है। तो ये इमरान खान साहब का एक मौक़िफ़ है। उन्होंने आज कुछ मुलाकातें भी की। इमरान खान साहब ने खुद भी एक ट्वीट किया है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फिर कुछ और बड़ी अहम चीज़ें हैं। इमरान खान साहब की मुलाकातें हैं। अरशद शरीफ शहीद भाई के बारे में एक बड़ी अहम इत्तला है, राणा सनाउल्लाह साहब ने कंफर्म की है, वो भी आपको बताता हूँ। कुछ और चीज़ें अगले वीलॉग के लिए, लेकिन पहले इमरान खान साहब की ट्वीट और यहाँ पे मैं इस वीलॉग को ख़त्म करूँगा। ऑन द इशू ऑफ द फार्सिकल FIR, माई लॉयर्स विल गिव माई पोजिशन। ऑल माई लाइफ आई ड्रीम्ड ऑफ सीइंग माई कंट्री एज अ prospering welfare state, and my struggle throughout has been to make this dream a reality for my nation.
टुडे द नेशन हैज़ अवेकेंड, अंडरस्टूड एंड राइजन। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो मेरी एक जाली FIR है उस पर वकला जो है वो एक पोजीशन लेंगे और हम पोजीशन लेंगे। फवाद चौधरी साहब ने बता भी दिया कि क्या पोजीशन है। उनका सारी ज़िंदगी मैंने ये ख्वाब देखा है कि पाकिस्तान को एक तरक्की करता हुआ एक वेलफेयर स्टेट बनाऊं और मैंने इसके लिए अपनी ज़िंदगी भर मेहनत की है कि मैं अपने इस ख्वाब को पूरा कर सकूं। और आज मेरी कौम जो है वो जाग रही है, जाग चुकी है, चीज़ों को समझ चुकी है और उठ रही है। ये इमरान खान साहब ने कहा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।